नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन्फो में। तो आज हम बात करेंगे DTPLSP का जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एग्ज़ाम था जो 16 मार्च को हुआ था। 16 मार्च 2022 का जो पेपर है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2023 में आपके लिए DTPLSP की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जल्द ही 1-2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला जो आपका मेन पॉइंट होता है वो होता है कि उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है। आप पहले उसको एक बार एग्जामाइन करते हैं, जिससे कि आपका माइंड सेट होता है कि आपको कैसे आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। सो उसी के लिए मैं आपके लिए DTPLSP का ये प्रीवियस ईयर का जो 2022 का ही पेपर है, लेटेस्ट पेपर है, इससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से हमें DTPLSP के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, पहला हमारा जो पार्ट है वो है रीजनिंग का, क्योंकि इसमें जो हमारा सेक्शन ए होता है उसमें सेक्शन ए में हमारे 20-20 मार्क्स के 5 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम पहले रीजनिंग को सॉल्व करते हैं अपना। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 412 की एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है कि मतलब कि इसके आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज़ के होते हैं आपको अच्छा आइडिया होगा कि आपको इसमें एक पैटर्न बनता है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए 4 से 12 बना, 4 3 से 12 होता है, 12 4 से 48 होता है, 48 4 से फिर ये यहाँ पे गड़बड़ा गया, तो ये तो यहाँ पे नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, देखिए अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 2 × 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। तो 4 तो हमारा ये आ गया। फिर इसी 4 को पकड़ के हमने यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 4 3 से कितना होता है 12, 12 भी हमारा आ गया। फिर 12 को पकड़ना है, जो ना हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक एक नंबर 2 3 4 5 करते रहेंगे। 12 4 से कितना होता है 48, और 48 इंटू कितना करेंगे 5 करेंगे, 5 जो कि हमारा 240 हो जाएगा, और 240 इंटू फिर कितना करेंगे 6 करेंगे, जो कि हमारा 1440 होगा। 1440 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, जो इक्वल होगा 7 0 0, 7 4 से 28 कैरी लगा 2, 7 4 से 28 कैरी लगा 2 30, 0 कैरी लगा 3, 7 1 से 7 यानी कि 180। तो 180 कौन सा है हमारा डी वाला। तो यहाँ पे हमारा जो पहले का राइट आंसर होगा बच्चों वो डी वाला होगा। कैसे होगा, हमने पैटर्न फॉलो किया ये वाला। 1 मिनट आई विल टेक, हाँ ये वाला जो हमारा पैटर्न था कि 2 × 2 4 हो गया। फिर इस 4 को उठाया, यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है उसमें एक एक करके हम नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते गए, हमारी सीरीज़ का जो पैटर्न था वो बनता गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में चैप्टर को EKUZLZ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ही स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको हिंट दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। हमें चैप्टर को दे रखा है इस फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने लिखा CHAPTER, ये दूर दूर हमने चैप्टर लिख लिया। इसी के नीचे हमको ये जो इसका फॉर्मेट दे रखा है, C को E लिखा जाता है, H को K लिखा जाता है, A को E लिखा जाता है, और P को U लिखा जाता है, और T को Z लिखा जाता है, E को L लिखा जाता है, R को Z लिखा जाता है। तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। C की जो वैल्यू होती है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे, C की वैल्यू 3 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, P की वैल्यू 16 होती है, T की वैल्यू 20 होती है। ये क्या हो गया, 1 मिनट, E की वैल्यू 5, ये कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, हाँ E की वैल्यू 5 होती है, R की वैल्यू 18 होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा E की वैल्यू 5 हो गई, K की वैल्यू 11 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, U की वैल्यू 21 होती है, Z की 26 होती है, L की 12 होती है, और Z की 26। तो ये क्वेश्चन तभी आप हल कर सकते हैं जब आपको इनकी जो वैल्यू होती है वो याद हो। जैसे ABCD होता है उसी सीक्वेंस में इनको हम उनके नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट बच्चों अप्लाई हो रहा है वो क्या है, C की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू 5 है, यानी कि 3 में 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया
5 हो गया। सेम एज यहाँ पे h की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 11 है, तो 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया। ऐसे ही हमारा 1 में 4 जोड़ दिया 5 हो गया। 16 में कितना जोड़ दिया 5। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक एक करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 20 में 6 जोड़ दिया कितना हो गया 26 हो गया। ऐसी 5 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया 12 हो गया। और आर यानी कि 18 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 26 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है +2 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हुई है और हमने क्या किया आगे एक एक कोड को बढ़ाते गए। तो ऐसे ही हम स्टूडेंट को लिखेंगे। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बच्चों जगह थोड़ी सी ही है, इसलिए चलिए इसको मैं रिमूव करती हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट को लिखेंगे STUDENT। हमने ये दूर दूर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो डालेंगे। एस की वैल्यू कितनी होती है 19, टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21 और डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14 और टी की वैल्यू 20। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको वैल्यूज याद हो जाती हैं, मोस्टली बच्चों को याद होती हैं फिलहाल। फिर देखिए हमने क्या किया था, हमने सी से ई बनाने के लिए +2 ऐड किया था और फिर हमने सिक्वेंसली +1 करते गए थे इसके आगे। तो सेम एज हम यहाँ पे 19 में +2 ऐड करेंगे, कितना होगा 21 होगा। और 21 की वैल्यू क्या होती है यू होती है। सेम एज यहाँ पे 3 ऐड होगा 23 होगा। 23 की वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू होती है। यहाँ पे 4 ऐड होगा तो 25 होगा। 25 की वैल्यू क्या होती है वाई होती है। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 ऐड होगा 9 होगा। 9 की वैल्यू क्या होती है आई होती है। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 6 ऐड होगा तो 6 + 5 कितना होता है 11 होता है। 11 की वैल्यू के होती है। फिर यहाँ पे 7 ऐड होगा 7, 14 में 7 जोड़ा 21 हो गया। 21 की वैल्यू कितनी होती है यू होती है। और यहाँ पे +8 करेंगे। देखो 20 में हमने 28 तक तो हमारे अल्फ़ाबेट होते नहीं है, ए से लेके जेड तक होते हैं और जेड की वैल्यू 26 होती है। तो 26 पे आके हमारा रुक गया 28 हो रहा है। 2 बचा तो हम ए और बी आगे कंसिडर करते हैं, वहाँ से काउंटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा। तो इस तरीके से यू डब्ल्यू वाई आई के यू बी जो राइट आंसर बच्चों हमारा होगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है तो फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग का। अब यहाँ पे भी वही फंडा आजमाना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ये मतलब आपस में किसी तरीके से संबंधित हैं। इसमें से एक ऑड है उसको चुनना है, मतलब जिसमें क्या है सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना है पी क्यू और क्यू एस का देखना है बच्चों। पी क्यू की कितना है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है। क्यू की वैल्यू 17 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है। तो ये फिर इसको मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से। 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ देखिए पी क्यू क्यू एस, ठीक है। और ये इरेज कर दें 1 मिनट। पी क्यू क्यू एस, ठीक है। सी जे डी एल, फिर एल एफ एम जी और ए एन बी पी। ये हमने लिख ली चारों चीज़ें। अब इनकी बच्चों जो वैल्यू होंगी पहले वो पुट करते हैं। पी की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। क्यू की 17 होती है, इस क्यू की 17 हो गई और एस की 19 हो गई। सेम है सी की 3 होता है, जे की वैल्यू आई 9 होती है, जे 10 होता है, डी 4 होता है, एल 12 होता है, एल 12 होता है, एफ 6 होता है, एम 13 होता है, जी 7 होता है, ए 1 होता है, एन की वैल्यू 14 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है 1 मिनट 17 16 17 हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं आपको नए पेन लेके समझाती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। देखो 16 में 1 जोड़ दिया 17 हो गया, 17 में 2 जोड़ दिया 19 हो गया, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया, 10 में 2 जोड़ दिया 12 हो गया, यहाँ पे 12 में 1 जोड़ दिया 13 हो रहा है और 6 में 1 जोड़ने पे 7 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ए से बी बनाने में 1 जोड़ेंगे, एन से पी बनाने में 14 16 डिफरेंस कितना आ रहा है +2 का आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑड 1 क्या आ रहा है बच्चों बताइए। हाँ मैं नया पेन लेती हूँ। देखिए यहाँ पे +1 +2 चल रहा है, ये भी +1 +2 है, लेकिन ये क्या है +1 और ये क्या है +1 +2। तो यहाँ पे जो हमारा ऑड 1 है वो कौन सा आ रहा है निकल के, ये वाला जो हमारा LFMG है, ये क्या है ऑड 1 है, इसमें एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा सी वाला होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम, सॉरी इससे गलत बोल दिया, सुलॉक से है। नीचे दिए गए प्रश्न में
कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। यहाँ पे हमें कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर उसके बिहाफ पे कंक्लूजन दे रखा है, तो हमको ये पता करना है कि ये राइट है रॉन्ग है। ये कह रहा है सभी ए पी यानी कि ऑल ए आर पी, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, जो सब क्या है पी हैं। फिर ये हमसे कह रहा है कुछ पी टी हैं, मतलब कि कुछ पी कितने हो गए, टी हो गए। इस तरीके से हम इसको डायग्राम बनाते हैं। और फिर कुछ टी क्या है, एस है। कुछ टी क्या है बच्चों, हमारे एस हैं। फिर ये हमसे कह रहा है कुछ पी क्या एस हैं। देखो ये तो हमारा पी है, ये हमारा एस है, कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं है, यानी पहला वाला रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा वाला है कुछ ए टी हैं। ए हमारे क्या है, अगर हमारा ऑल का केस होता है तो ऑल में से कुछ होता है, सब में से हम थोड़ा लेते हैं, ये थोड़ा नहीं थोड़े में से होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या कुछ ए टी है, ये हमारा ए ये टी है, कोई इनके बीच में लिंक नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या कह रहा है कुछ पी क्या है, एस नहीं है। कुछ पी ये कोई मतलब नहीं बन रहा हमारा, कुछ भी क्या एस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। और हमारा कुछ पी टी है और कुछ टी एस हैं, तो यानी ये तीनों ही क्या है हमारे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट क्या बनेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ये वाला बी वाला यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से टपक गया क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, प्रत्येक समूह के अक्षर उसी समूह के अक्षरों के साथ किसी तर्क नियम या संबंध से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों को एक समूह को चुनिए जो समान तर्क नियम या संबंध का अनुसरण करता है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है एल क्यू पी एम टी आई, इसका जो लॉजिक लग रहा है पहले उसको समझना है, फिर उसके बिहाफ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट को चेक करना है। एल की वैल्यू कितनी है 12, क्यू की वैल्यू 17, पी की वैल्यू कितनी है 16, एम की वैल्यू कितनी होती है 13, टी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 9। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉजिक चल रहा है वो ये है कि 12 के बाद 16 आया प्लस 4 हो गया, 17 के बाद 13 आ रहा है माइनस का 4 हो रहा है, फिर 16 के बाद 20 आ रहा है प्लस 4 हो रहा है, 13 के बाद 9 आ रहा है माइनस 4 हो रहा है, यानी कि प्लस 4 माइनस 4 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो जब आप इसको चेक करेंगे बच्चों तो ये हमारा ए वाले में आएगा। ठीक है, तो आप इसको व्यायाम कर लेना। मैंने आपको लॉजिक तो समझा ही दिया कौन सा अप्लाई होगा, इन तीनों में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, प्लस 4 माइनस 4 वाला सिर्फ ए वाले में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये बॉक्स वाला। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो डिब्बा खाली है इसमें हमें एक संख्या भरनी है जो इस पैटर्न को फॉलो करते। तो देखिए 24 प्लस 8 इंटू 6 कर दो। तो हम जब हमने ये किया तो हमने पाया कि 24 प्लस 8 इंटू 6 कितना हो रहा है हमारा 72 हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो सही है। 24 प्लस 48 इक्वल्स टू कितना हो गया 8 4 12 होता है, 4 2 6 होता है, प्लस 1 72, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 12 प्लस 9 यहाँ पे डिब्बा है, यहाँ पे हमने x मान लिया तो 9 इंटू एक्स हो गया बराबर किसके हो गया 48 के हो गया। 12 प्लस 9x बराबर 48 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम 9x, एक मिनट मैं ज़रा पेन चेंज करूँ जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो 9x मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, 9x इक्वल्स टू कितना होगा 48 में से 12 के कितना बचेगा 36 बचेगा। तो ऐसे हमारी जो x है x की वैल्यू कितनी आएगी 36/9, 9 से 36 गया 4 बार, तो यानी कि जो यहाँ पे डिब्बा है यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दर्पण को लेके कि दर्पण को एक ए बी रेखा पर रखा जाए तो दो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे बात हो रही है, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा मिरर इमेज से है। तो इसमें जो हमारा होता है लेफ़्ट की जो चीज़ें होती हैं वो राइट में पहुंच जाती हैं, राइट वाली चीज़ें होती हैं लेफ़्ट में पहुंच जाती हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं इसको बना ही लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये हमने एक डिब्बा बनाया, ठीक है, तो ये जो आपका गोला है ये हमारा इधर आएगा और ये हमारा ऐसा हो जाएगा, इधर फिल होगा, ये एक मिनट ऐसे हो जाएगा। जो बीच वाला है वो ऐसे के वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें अप डाउन नहीं करना है, हमें लेफ़्ट राइट में बदलना होता है। फिर हमारा जो ये वाला है, ये वाली जो गोला है वो नीचे इधर आ जाएगा,
ठीक है। और फिर ये वाला जो गोला है, फिर से जब नीचे बढ़ेंगे तो ये हमारी ऐसे शो होगी, और इधर वाली जो होगी हमारी ये हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट का राइट हो रहा है ना, उल्टा हो गया। और ये जो हमारा तीसरा वाला गोला है ये हमारा इस तरीके का हो जाएगा, जो इसका डार्क पोर्शन है वो अपोजिट साइड में पहुंच जाएगा अगर लेफ्ट राइट का केस होगा। फिर हमारा ये वाला केस है, ये वाला जो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये अप डाउन वाला केस बन रहा है ना, इसलिए इसको हम सेम रखेंगे। फिर ये जो हमारा है ये हमारा लेफ्ट में हो जाएगा डार्क पोर्शन, और ये वाला जो हमारा है ये हमारा ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। तो कुल मिला के जो आकृति बन रही है हमारी ये वाली बन रही है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि पी स्टार क्यू का अर्थ है, पी क्या है, क्यू की माता है। पी लेस देन क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू का भाई है। पी ग्रेटर देन क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू की बहन है। पी इक्वल्स टू क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू का पिता है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू का पुत्र है। और पी एट द रेट का अर्थ है पी क्या है, क्यू की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो एफ क्या है, एफ को ए का पिता दर्शाता है। तो देखो पहले ही इसमें क्या किया करो ना, स्टार हो गया, तो उन सब की जो वैल्यू है वो लिख लो। देखो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों हमारा ए वाला दे रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसी को सीधे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि फिर जगह का थोड़ा इशू पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा वरना। देखो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें हल्का सा, हाँ अब इसको हम समझते हैं। देखो ए एट द रेट पी, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, देखिए जो एट द रेट है उसका मतलब है कि, एक मिनट कहाँ गया एट द रेट बच्चों, हाँ ये रहा, पी क्यू, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू की पुत्री, यानी कि ए क्या है, पुत्री है। किसकी पुत्री है, बी की पुत्री, यानी कि बी है, इसकी पुत्री क्या है, ए है, ठीक है, इस तरीके का। फिर हमारा बी स्टार सी क्या है, ये रहा। तो इसमें लिखा है पी क्यू की माता, यानी कि जो पहले वाला बी है वो क्या है, सी की माता है, यानी कि ये क्या है, ये मम्मी हो गई किसकी, सी की। हमें सी का जेंडर अभी पता नहीं है। फिर सी ग्रेटर लेस देन डी, इसकी वैल्यू क्या है कि सी क्या है, डी का भाई है, यानी कि सी क्या है, भाई है किसका, डी का। तो ये भी सेम रेंज में होगा। अभी ये मेल है फीमेल है, अभी हमें क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डी ग्रेटर देन ई, तो ये हमारा किस में आ रहा है, ये डी ग्रेटर देन ई का मतलब है पी ग्रेटर देन क्यू, मतलब पी क्यू की बहन, यानी कि डी क्या है, बहन है किसकी, ई की। डी क्या हो गई, बहन हो गई किसकी, ई की। एक हमारा ई और आ गया। फिर क्या है, ई प्लस एफ, तो ई प्लस एफ का जो इक्वेशन क्या है, ये रहा, यानी कि ई क्या है, पुत्र है किसका, क्यू का। तो ये किसका पुत्र है, क्यू, यानी कि एफ का, यानी कि एफ क्या होंगे, फादर होंगे। तो ये पूरी एक फैमिली हो गई जिसके बच्चे हैं, एक तरीके के ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये कह रहा है कि एफ कौन सा व्यंजक एफ को ए के पिता दर्शाता है। तो यहाँ पे ए क्या है, लड़की है, इसकी मम्मी बी है, उसके पिता, उसके जो हस्बैंड है वो एफ है, तो एफ क्या होंगे, ए के पिता होंगे। तो इस तरीके का हमारा पहला वाला व्यंजक सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। कार कहाँ चलती है बच्चों, सड़क पे चलती है। तो कार का कनेक्शन किसके साथ है, सड़क के साथ है। वैसे ही जो पनडुब्बी होती है वो कहाँ चलती है, पानी में चलती है। तो ये तो थोड़ा सिंपल है, आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगानी है एंड देन इसको सॉल्व करना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है और जो कंक्लूजन दे रखा है उसके बिहाफ पे पता करना है कि राइट है या फिर रॉन्ग है। देखिए सभी पी क्यू हैं, ये कह रहा है सभी पी हैं वो क्या हैं, क्यू हैं। फिर वो कह रहा है कुछ पी क्या हैं, सी हैं। इसको हम दूसरा ये ले लेते हैं, कुछ पी क्या हैं बच्चों, कुछ पी सी हैं। इस तरीके के कुछ भी आप बना लो, चाहो तो अंदर बना सकते हो, मैंने बाहर बना लिया, को हटा ही देते हैं, दोबारा से बनाते हैं। सभी पी क्या है बच्चों, क्यू हैं, और कुछ पी क्या है, सी हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो कुछ क्यू क्या होंगे, सी होंगे, हो सकता है, क्योंकि सभी पी क्या है, क्यू है। ऑल में से क्या होता है, सम का केस बनता है ना। तो जब सभी पी हमारे क्यू हो गए, जब सभी पी क्या है, क्यू है, और सी किस में आ रहा है, पी के अंदर ही तो आ रहा है कि कुछ पी क्या है, सी भी है, तो कुछ क्यू क्या है, वो भी सी होंगे। ये बात तो सही हो गई भैया। फिर आ रहा है कुछ पी क्या है, सी नहीं है। तो ये हमारी कोई बात नहीं हो सकती, कुछ पी क्या है, सी नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे जो राइट होगा हमारा वो क्या होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण करता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी कार क्या है, चाय है, पूछ रहा है। देखो ये जो कॉफ़ी है वो शो कर रहा है ये वाला गोला, फिर जो चाय हैं उनको शो कर रहा है ये वाला गोला, ठीक है। फिर जो कार हैं उनको शो कर रहा है रेक्टेंगल। ओके, सो ये कह रहा है कितनी कार चाय हैं। तो कार कहाँ पे हैं बच्चों हमारी, ये रही कार 78 और 44, ये क्या है हमारी कार है। 8 से 36 भी है, लेकिन यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये हमसे कह रहा है कितनी कार चाहिए। तो कार और चाय जो कॉमन होंगी वही हमारी होंगी। देखो 44 क्या है, कार में भी आ रहा है चाय में भी आ रहा है, मतलब चाय का जो सर्कल है उसमें भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। 44 प्लस 8, 8 क्या है हमारा, कार में भी आ रहा है चाय में भी आ रहा है, हालांकि कॉफ़ी में भी आ रहा है बट नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई इशू नहीं है। तो हमारा 44 प्लस 8, तो ये कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कितना होगा, बी वाला होगा। देखो अब आप लोग सोच रहे होगे कि आपने 19 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 19 क्या है, इस रेक्टेंगल की बाहर है। हमें ऐसे नंबर लेने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो कार की जो फिगर है रेक्टेंगल उसमें भी आ रहा हो चाय में भी आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फिर हमारा मिरर इमेज से आ गया, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। सो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा बेसिकली मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो मिरर लगा है बच्चे वो नीचे को लगा है, और जब मिरर नीचे को लगा होता है तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप एंड डाउन का चलता है। जो चीज़ ऊपर होती है उसकी पोजीशन डाउन हो जाती है, डाउन वाले की अप हो जाती है। जबकि अगर मिरर यहाँ लगा होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट वाला केस अप्लाई करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारा डब्बा है, इसके हमने 4 सेक्शन बना दिए। तो ये जो आपका है ना ये वाला पोर्शन, ये हमारा जब नीचे आके ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। और ये जो है जब इसको हम इसकी जो मिरर इमेज बनेगी तो नीचे आके इसका मुंह नीचे को खुलेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके का। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो हमारी नहीं है फिलहाल, ये सही है। और फिर ये हमारा जो बना हुआ है आपका ये वाला, इसका नीचे आके कुछ ऐसा करके फिगर बनेगा। तो देखो बेसिकली मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलती हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दिए। सी वाला यहाँ पे राइट। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि एक अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस दिया गया है जिसमें से एक पद क्या है, गलत है। दिए गए विकल्पों में से हमें उसी गलत पद को क्या करना है, चुनना है। तो कुछ नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, सीरीज फॉर्म में दे रखा है। जो कि देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे बच्चों इस तरीके का। थोड़ा इसको जूम करें पहले तो पेज को, जिससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से आ सके। देखिए LJ हमारी वैल्यू क्या है, LJ और GM BP और WT और RV और MY, ठीक है। ये छोटा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि आ नहीं पाता है, वरना L की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। J की वैल्यू कितनी होती है, IJ 10 होती है। G की वैल्यू EFG 7 होती है। M की वैल्यू 13 होती है। B की वैल्यू 2 होती है। P की वैल्यू 16 होती है। W की वैल्यू 23 होती है। T की वैल्यू 20 होती है। R की वैल्यू बच्चों ऊपर लिखती हूँ, आ नहीं पाएगा वरना, 18 होती है। B की वैल्यू 22 होती है। M की वैल्यू 13 होती है और Y की वैल्यू 25 होती है, ठीक है। ये तो हमारी वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो देखो ये 12 है, ये 13 है, फिर 1 मिनट सॉरी 12 है ये, और फिर ये 7 हो रहा है, यानी कि -5 का डिफरेंस आ रहा है। L से हम जब G पे जाते हैं तो -5 का डिफरेंस आता है। फिर G से हम B पे जाते हैं तो 7 से 2 हो गया, फिर -5 का डिफरेंस आता है। फिर हम 2 से 23 पे जाते हैं तो ये -5 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि -5 का डिफरेंस आने के लिए कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 22 होता, तब -5 होता ना, 1 2 26 24 23। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, नहीं ये तो सही है फिलहाल, -5 आ रहा है। आगे देखते हैं, फिर हमारा 23 से 18 पे जा रहे हैं तब भी -5 आ रहा है, और 18 से 25 पे जा रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, सॉरी 18 से 13 पे जा रहे हैं तब भी -5 आ रहा है। अब 10 वाले का देखते हैं। देखिए 10 से 2 हो गए, 10 से 13 हो गया +3, 13 से 16 हो गया +3, लेकिन 16 से 20 हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि 16 से 20 नहीं होना चाहिए, 16 से 3 होता। यहाँ पे हमारा 10 से 13 हो रहा है ना, तो +3, 13 से 16 हो रहा है +3, तो ये WT की हमारा क्या है, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 6 व्यक्ति PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पंक्ति है, इसमें सब बच्चे बैठे हैं इस तरीके का, 3 4 5 6, सही है। और सीक्वेंस ये होगा सेम नहीं है, क्यों क्या है, एस की दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी कि
क्यू कहाँ बैठा है? अगर मेरा एस यहाँ पे बैठा है, एक मिनट देखो, अगर एस हमारा कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है, तो क्यू कहाँ बैठा है? इसके दाईं और चौथे स्थान पे, 1 2 3 4। तो इसका जो दाईं और क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। फिर पी तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। फिर ये क्या क्या कह रहे हैं? पी और क्यू, ये हम अगर हमारा पी है, सॉरी इसे मैं दोबारा से करती हूँ, मैं टुकिए। देखो ये हमारी लाइन हो गई, इसमें 6 बच्चे बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके, से 1 2 3 4 5 6। तो क्यू कहाँ बैठा है? एस के दाईं ओर बैठा है, यानी कि क्यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो यानी कि क्यू, अगर मेरा एस यहाँ पे है, एस मेरा यहाँ पे, क्यू कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। फिर वो कह रहा है पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, पता नहीं कौन बैठा है। फिर हमसे कह रहा है आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं टी यहाँ पे पुट करती हूँ, आर अपना यहाँ पे पुट करती हूँ, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, सही बात है। आर क्या है? पी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। पी हमारा ये रहा, इसका बायां क्या है? ये है, तो आर अपना सही जगह बैठा है। टी और यू के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए टी और ये हमारा फिर यू हो जाएगा। टी और यू के बीच में कौन है बच्चों? क्यू बैठा है, मतलब एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे हमारा सी कितना होगा? एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा जूम करें पहले तो फिलहाल। बिंदु ए बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में है। बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है। बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है। बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है। बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है? तो पहले क्या करना है, हमारे लिए बना लेना है। बिंदु ए कहाँ है? बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में है। अगर बिंदु सी यहाँ पर है तो इस, अरे क्या हो गया, एक मिनट देखो, अगर बिंदु सी हमारा यहाँ पर है तो इससे 60 मीटर पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे 60 मीटर की दूरी पे कौन बैठा है? बिंदु ए बैठा है। फिर वो कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है, यानी कि यहाँ पे 40 मीटर उत्तर में क्या है? बिंदु बी बैठा है। फिर बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में, यानी कि बिंदु डी नीचे होगा, ये 50 मीटर हो गया। बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में, यानी कि बिंदु बी कहाँ पे है? बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है। तो बिंदु ई हमारा कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व की होती है, सॉरी पर, हाँ। बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु ई हमारा ये हो गया 30 मीटर, सही है। इसके अलावा फिर वो कह रहा है बिंदु एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण में, यानी कि दक्षिण नीचे आएगा, वो भी 80 मीटर की बात हो रही है, सही है। फिर बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूरी पर है, ये हमसे कह रहा है। तो बिंदु ए और बिंदु एफ से कितनी, ये हमारा ए है, ये हमारा एफ है, एक मिनट, ये हमारा, हाँ एफ हमारा ये है, ठीक है। इनकी दूरी पूछी जा रही है। देखो 30 हमारा ये था, तो ये भी हमारा 30 होगा, ठीक है, ओके। अगर ये हमारा 30 है तो फिर ये हमारा 40 था, 40 ये हो जाएगा, 40 ये भी हो जाएगा। तो आपका ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन के तैयार होगा कोणमिति का। देखो 40 30 ये रहा, 40 ये रहा, 50 का फिर बन जाएगा पाइथागोरस जो ट्रिक होता है अपना बच्चों की, ट्रायंगल बनेगा। मैं थोड़ा डायरेक्शन गलत आया है शेप, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है भैया? बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूरी पे? तो 50 निकाल लिया, दिशा कौन सी होगी? देखो ये बिंदु एफ पे हमने क्या किया, बिंदु एफ पे कंपास रख दो, ठीक है। कौन सी दिशा में आ रहा है? उत्तर पश्चिम में आ रहा है, इस तरीके का, नॉर्थ और वेस्ट। तो ये हमारा डी वाला सही हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है, ए की परछाई पीछे बनती है, तो बी किस दिशा में खड़ा है? यानी कि ए की परछाई पीछे बनती है तो बी की दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सीक्वेंस से आ गया कि इसमें हमें छांटना है कौन सा पद बच्चों गलत होगा। देखिए पी एक्स, एक की वैल्यू लिखते हैं। देखो पी की वैल्यू कितनी है? 16 है, एक मिनट मैं इसको लिख ही देती हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, पी एक्स 281
एस बी, मैं आपको समझा दूँ वरना सिंपल सी बात है। पी की वैल्यू कितनी है 16 है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, एस की वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, बी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका 16 से 19 प्लस 3 हो रहा है। दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और फिर एस से बी बन रहा है 19 से 22 हो रहा है ये, फिर 22 से 25 हो रहा है, 25 से प्लस 3 करो, फिर 2 मतलब बी की वैल्यू 2 होती है ना, फिर 2 में प्लस 3 किया 5 हो गया, ये तो सही है। फिर हमारा एक्स का देखो, एक्स हमारा कितना होता है, हाँ 24 होता है। 24 से बी बन गया, 4 का डिफरेंस आ गया, 4 प्लस कर दिया। बी से एफ बनाया, 4 प्लस कर दिया। एफ से जे बनाया, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, 4 प्लस करके 10 हो गया। और फिर जे में 10, जे यानी कि जिसकी वैल्यू 10 है उसमें 4 प्लस किया तो एन हो गया 14 हो गया, और 14 जिसमें हमने 4 प्लस किया 18 आर हो गया। तो ये सब तो भैया सही चल रहा है हमारा। फिर ये 281, 317, देखो इसमें 343 जो दे रखा है वो हमारा बच्चों 7 का क्यूब होता है, जो कि यहाँ पे क्या है ऑड है। बाकी सब तो हमारे क्या है सिमिलर है, सेम है, लेकिन यही हमारा क्या है डिफर है, क्योंकि यहाँ पे किसी का क्या है क्यूब तो दे ही रखा है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यही वाला होगा, बी एफ वाला। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आता है कि वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वही घोड़े जो गाय नहीं है, यानी कि घोड़ों को किससे शो किया गया है, हाँ सर्किल से, जो कि गाय ना हो। गाय को किससे शो किया गया है, हाँ रेक्टेंगल से, सॉरी सर स्क्वायर से। भाई घोड़े जो गाय नहीं की संख्या 161 है, ऐसा तो नहीं है, अभी चेक करते हैं। वही बैल जो गाय हैं की संख्या 7 है। देखो घोड़े हमारे जो गाय नहीं है 69 तो आ रहा है, और 71 0 10 40 41 40 आ रहा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया फिलहाल। ये तो वाला स्टेटमेंट गलत है। वही बैल जो गाय हैं की संख्या 7 है, बैल जो गाय हैं नहीं 21 और 7 28 आ रही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या गलत हैं। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सही निकल के नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति कौन सी होगी। देखो यहाँ पे एक किसी भी आकृति को पकड़ लो, उसी को पैटर्न को फॉलो करो। इस हैशटैग को घुमाया गया, आगे पहुँच गया, फिर ये घूम के यहाँ पहुँच गया, अब घूम के कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसके पीछे क्या होगा, बी होगा, बी के पीछे क्या होगा, सी होगा, और सी के पीछे क्या होगा, ए होगा। तो यही आकृति आपको कहाँ दिख रही है, ए सी बी और हैशटैग। देखो ए सी बी हैशटैग ये रहा, तो सी वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। एक्चुअली ना मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। बाकी कैसा लग रहा है आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है हमें और वीडियो बनाने की। थोड़ा इसको सेट कर लूँ पहले। देखिए 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी की विभिन्न ऊंचाइयां हैं। ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। ए और डी की ऊंचाइयों के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई है। ई की जो ऊंचाई है, ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है। ए की ऊंचाई ई की ऊंचाई से कम है। केवल 2 व्यक्ति की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है। सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो क्या करना है, ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है, तो ए हमारा क्या होगा, ये हो गया। इसकी जो ऊंचाई होगी तीसरे नंबर पे होगी। ए और डी की ऊंचाइयों के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई है, ए डी ये रहा। ठीक है, फिर ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, यानी कि बी क्या है, ए के आगे आएगा। इस तरीके का केवल 2 व्यक्ति की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से क्या है, अधिक है, तो यानी कि हमारा। और सी की ऊंचाई क्या है, बी की ऊंचाई से अधिक है, यानी कि सी की से ज़्यादा, सी क्या है, बी से भी आगे है। फिर क्या कह रहा है कि, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो देखो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या क्या कहा गया था कि ए केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई ही एफ से अधिक है, तो एफ हमारा ऐसे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे तो आ नहीं सकता, या फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ की ऊंचाई केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई ही एफ की ऊंचाई से अधिक है, ऐसा कहा गया है। और सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से हो गया। फिर बचा ए की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, और 2 व्यक्तियों की ऊंचाई क्या है, एफ की ऊंचाई से अधिक है। तो यहाँ पे हमारे कौन से 2 व्यक्ति आएंगे, ई और जी, जो हमारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, हाँ सही बात है। ई की ऊंचाई सबसे कम नहीं है, हम ऐसे इसके देखो ये हमारा हो नहीं सकता,
तो यहाँ पे जो बच्चों मुझे थोड़ा ना डाउट लग रहा है एक्चुअली सेकंड वाले स्टेटमेंट में, या तो मैंने इसको बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। फिर देखो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं हमारे, जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें ज़्यादा लिखने का झाड़ नहीं होता, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमें डिस्कस करना भी। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, एक मिनट पैन को क्या हो गया, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित होने से संबंधित है। देखो इतनी टिपिकल हिंदी लिखी है। अधीक्षण मतलब होता है सुपर इंटेंडेंट, यानी कि सुपरवाइज करना, सुपर इंटेंडेंट। और निदेशन मतलब होता है डायरेक्टिंग करना, डायरेक्ट, इसे आप लोग निर्देश देते हो घर में बैठ के। और नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा आर्टिकल है जो सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है किसको, निर्वाचन आयोग को, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आर्टिकल 324। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जून 30, 2022 तक कौन भारत के महान्यायवादी बने रहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, के वेणुगोपाल। एंड करेंटली कौन है बच्चों, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं, इस समय वर्तमान में कौन है, जो कि भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। तो इस समय जो हमारे हैं उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मैं बता देती हूँ, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये हमारे क्या है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए देवधर ट्रॉफी है वो हमारी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। बाकी अगर हम पूछें तो जो टेबल टेनिस से संबंधित कौन सी कोई ट्रॉफी का नाम बताएं, तो हमारी होती है रामानुजन ट्रॉफी। ठीक है, ये हमारी किससे है, टेबल टेनिस से। अगर मैं टेनिस की बात करती हूँ तो याद नहीं, यानी कि छोड़ो। फुटबॉल की बात करती हैं तो संतोष ट्रॉफी किससे है, हमारी फुटबॉल से संबंधित है। बहुत सारी ट्रॉफी है, विजय हजारा ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 12 किससे है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसकी जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 1707। देखो इसमें ये जीएस का क्वेश्चन है, इसको या तो इसको फिर डीप स्टडी करो तो बहुत सारा चीज़ निकल के आती है, इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरव्यू के तौर पे दे रही हूँ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है कि 1801 में अवध पर सायक संधि लगाई गई थी, या फिर नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ये दोनों ही कथन बच्चों यहाँ पे हमारे करेक्ट होते हैं। देखिए पहले वाले कथन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो सायक संधि है वो किसने लगाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे लगाई थी, भारतीय जो रियासत थी जिनको वो लोग हड़प लिया करते थे उन पे लगा देते थे। और इसको शुरू किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किस बीच में शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था 1798 से लेकर 1805 के बीच में उन्होंने इसको शुरू की थी सायक संधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सायक संधि शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेजली। लेकिन पहली बार इसको यूज़ किसने किया था, तो जो गवर्नर जनरल था डुप्ले, नाम तो सुना होगा आपने डुप्ले, इसने इसको पहली बार सायक संधि को यूज़ किया था। ओके, तो और जो बहादुर शाह जफर है इनकी कहानी तो पता ही है आपको कि अवध के ये शासक थे जिन पे क्या था, मतलब गलत तरीके से शासन करने का आरोप लगा के जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको क्या किया था, रंगून भेज दिया था। और इनकी जो बीवी थी उनको वहीं रखा था। तो ये इनकी छोटी सी कहानी है। फिर अवध को अपने ही जो मतलब कंपनी थी उसमें अपनी ही जो अवध पे इनका एक तरीके से पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन हो गया था। फिर नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बारबोरा क्रेजसिकोवा। ठीक है, एंड अगर मैं 2022 की बात करती हूँ फ्रेंच ओपन, तो वो कौन जीता, ईगा स्विएटेक। ठीक है, ये जो आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम है ना चारों, इसको आप अच्छे से रखना, ईगा स्विएटेक। इन्होंने कब जीता है, 2022 वाला जीता है। जैसे आपकी अफवाह AFWA 4 तरीके की आपके क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं, अमेरिकन, फ्रेंच, विंबलडन, और एक ही क्या होता है, याद नहीं आ रहा है मेरे को ये वाला दूसरे वाला ऐसे क्या होता है। आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बता देना 4 जो होते हैं उनका नाम क्या क्या होता है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है जिसको हम क्या कहते हैं, माजुली के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
ठीक है, असम में जो कि पड़ता है। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और क्यों दिया जाता है? देखो, जब ये हमारा स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है, मतलब शुरू कर रहा है, तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए होगा, हेल्दीनेस के लिए, हाइजीन को लेकर है कि हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। तो कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है, यानी कि जिसको हम इमेजनरी कहते हैं, और सीधा होता है। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सदैव वास्तविक होता है, यानी कि रियल इमेज बनती है हमेशा अवतल दर्पण से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण कहते हैं एम्पलीट्यूड को, और दिशा कहते हैं डायरेक्शन को। हाँ, दोनों चीज़ें होती हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये जो हमारी इस तरीके की धारावाही नालिका होती है, मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये देखो, इस तरीके का जो हम ना वायरिंग कर देते हैं ऐसे, ये जो करंट की दिशा शो हो रही होती है, तो ये चीज़ क्या होती है? इक्वल होता है। इसमें जितना भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी पॉइंट्स पर सेम होता है। ये हमने यहाँ पे कुंजी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है। इस तरीके का क्या, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बाजार में बड़ी संख्याओं में क्रेता यानी कि खरीदने वाला और विक्रेता यानी कि बेचने वाले होते हैं। हाँ, सही बात है। जो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होती है, जहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे लेने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। बच्चे से फार्मों का बाजार में स्वतंत्र परिवेश एवं बहिगमन होता है। बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं ना, फार्म हाउस टाइप में होते हैं, यहाँ पे खेती वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो क्या है, उस चीज़ों को, उन लोगों को हम फ्री एंट्री के तौर पर, मतलब है कि वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना बहिगमन कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। अब देखो, मुझे इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग का उभयचर यानी कि एम्बीफियन जिसे कहते हैं, एम्बीफियन कहा जाता है? तो कौन होता है पादप वर्ग का उभयचर बच्चों? ये होता है हमारा ब्रायोफाइटर। ठीक है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन से आप थोड़े खुद ही देख लेना फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियां हैं। सही बात है, दोनों पद्धतियां हैं। और वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी, ये भी सही बात है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन क्या होते हैं? सही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, खानवा में बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष में हराया था? तो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर 27। देखो, इसका कुछ बाबर की जो युद्ध है ना, उसकी कुछ जिग भी है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। अब 26 में पानी पिया से हो गया पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाना से हो गया खानवा के युद्ध, 28 में फिर क्या किया था इसने, 29 में मर गया था। खैर छोड़ो, आगे का याद नहीं आ रहा हमें। वही दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट होती है आपकी। ठीक है, जिस पे होता है बैंक कोई भी जो विनिमय कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है बिल, या फिर कोई भी आपके अलग कॉमर्शियल एप्लीकेशन से उनको खरीद रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। एक तरीके का बैंक रेट क्या होता है? आपको जिस रेट पे लोन मिल रहा होता है ना। फिर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा, भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। पौधों की रोपना, उत्पादों को रोपना, तो रोपना भी क्या होता है? जब तक पौधों को रोपण नहीं करोगे तब तक कैसी फसल बनेगी? तो ये दोनों चीज़ें क्या है? हमारी सही बन जाती हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? सब बच्चे जानते हैं, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, नोंगकर नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ का त्यौहार है? मेघालय का हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, माई लाइफ इन फुल, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही हिल गया। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर जो बुक है उसके लेखक कौन है? इंदिरा नूई। तो ये हमारे जो जीएस के क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। अब हमारी आती है अर्थमेटिक एबिलिटी, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। देखिए,
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2216 यानी कि x इंटू वाई कितना हो गया, 216 हो गया। फिर वो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला ही का आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 468। 216 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर, तो 2 से 2 6 12, 2 1 2 3, 2 2 4। इसको जोड़ोगे कितना आएगा, मैं पेन चेंज कर लूँ, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 8 2 0 हो गया, 6 3 9 हो गया, फिर +1 कैरी था 0 हो गया, 10 4 4 8 9 900 हो गया। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो गया, 900 हो रहा है हमारा। तो जब हम स्क्वायर को हटाते हैं, इसको हटाओगे यहाँ अंडर रूट पहुँचेगा, अंडर रूट 900 कितना होता है, 30 होता है। तो हमारा जो x प्लस वाई था, संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस वाई तो होगा, वो कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। तो जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया, 30 हो गया। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये वाला। अब देखिए बच्चों, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नीचे दिया गया जो दंड है, दंड ग्राफ, एक मिनट, देखिए एक विशिष्ट दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को इन 6 दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या के परसेंटेज के रूप में शो करता है। ये हमारे क्या है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, कोशिश करती हूँ ऐसे आ जाए। देखो ये हमारे क्या है, S1 S2 S3, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर करो, हाँ। ये हमारे क्या है जो 6 दुकानदार हैं, 30%, 10%, 5%, 20%, 15%, 20%। तो ये कह रहा है कि यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की कुल संख्या, यानी कि इन सब ने जो बेचाबाची करी है वो 600 है, सही है। तो S1 द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या क्या है, तो हमें S1 द्वारा जो कलम बेचे गए हैं उनकी संख्या पूछ रहा है ना। देखो S1 क्या है, 30% है, 30% कितने में से बेची हैं S1 ने, 600 में से बेची है ना। तो यही क्या होगी, S1 की संख्या होगी। परसेंटेज को हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 3 18 हो गया, 180। तो यानी कि S1 ने कितनी बेची है, 180 बेची हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना बनेगा, 180 बनेगा। फिर हमारा ये क्वेश्चन जो बचता है बच्चों, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में। देखो नीचे दिया गया रेखा चित्र 6 विभिन्न गाँवों में वयस्क और बच्चों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे वो वयस्क कह रहा है, बच्चे कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखो उसने क्या दे रखा है, पुरुष शिक्षक दे रखा है, महिला शिक्षक दे रखा है, और फिर नीचे दे रखा है कि सभी, मतलब ये क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूँगी। क्वेश्चन गलत है ये वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बॉड मास को अप्लाई कर दो। सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है, BODMAS। बॉड मास, B से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, O ऑफ होता है, D से क्या होता है, डिवाइड। तो 104 इंटू कितना होगा, 1/26 इंटू कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 इंटू 2 कितना होगा, 16 होगा, माइनस का 6 होगा। अब 26 से ये कितने टाइम जाएगा, 26 से 4 बार गया तो बच्चा हमारा 4। फिर ये क्या था हमारा, 5 4 20 हो गया, प्लस 16 में से 6 गया, 10 बचा, यानी कि 30 आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता और तांबे का जो अनुपात है वो 3:6 दे रखा है, तो मिश्र धातु बी में जस्ता और तांबे का अनुपात क्रमशः 4:3 है। तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या, सिंपल सी बात है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए हमारी ये एक धातु है ए, ठीक है, ए प्लस बी को मिला के हमारी क्या बनती है, सी बनती है। ऐसे तो समझ में आता है ना, सी। एक मैं ग्रीन लेती हूँ, रेड, एक सेकेंड, हाँ। तो कह रहा है कि ए को 70 किलो, ए कितना है, 72 किलोग्राम है, ए कितनी है, 72 है, और 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ में मिला रहे हैं। तो जब तक आप 72 70 को जोड़ोगे कितना आएगा, 142 आएगा। तो जो आपकी नई धातु बनती है
तो उसमें कितनी बनती है 142 बनती है। फिर वो कह रहा है कि अगर मिश्र धातु ए, जिसमें क्या है 2 धातुएं मिली हैं, जिसमें जस्ता हो गया तांबा हो गया, उनका रेशियो कितना है 3:6 है, ठीक है। और मिश्र धातु बी में जस्ता और तांबे का रेशियो कितना है 4:3 है। तो जो नई धातु बनती है ये, इसमें जो जस्ता होगा उसका भार क्या होगा, देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड। देखिए 3:6 है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 1:2 आ गया, 3 1 3, 3 2 6। तो यानी कि जब हमारा जस्ता 1 है तो हमारा तांबा कितना है बच्चों, तांबा 2 है। तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स बैठाओ कि जस्ते के दुगने क्या हो तांबा हो, और दोनों का योग कितना हो 72 हो। देखो 24 का दुगना कितना होता है 38 होता है। इनका योग कितना होता है 8 4 12 और 4 2 6 72। यानी कि अगर मैं कहूँ जस्ता ए में कितना है 24 है और बी में कितना है, मतलब तांबे कितना है 48 है। सेम है, इसमें कितना है 4 हमारा जस्ता है, 3 हमारा तांबा, यानी कि 70 का 4 यानी कि 40 वाला जो पोर्शन है हमारा वो कितना है जस्ते का है। 24 में अगर मैं 40 जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ गया 44 आ गया। तो यानी कि ये वाला जो मेरा सी बना है, सी में मेरा जस्ता कितना होगा 44 होगा, 44 नहीं सॉरी 4 2 64 होगा, क्योंकि 24 जस्ता हमारा ए में है और 40 जस्ता हमारा बी में है, और इन दोनों को जोड़ के हमारा सी बना। उस सी में जस्ता कितना होगा 64 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 64 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 480 मीटर लंबी ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की जो चाल है वो क्या होगी। देखिए स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कितनी है 480, सेकंड कितने लग रहे हैं 24 लग रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 24 दूनी 38 होता है 20, लेकिन ये किस में आया, ये आया मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें वो किस में चाह रहा है, हमारा दिमाग खाना चाह रहा है वो किलोमीटर पर सेकंड में। कोई बात नहीं है भैया, 20 से क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या होगा किलोमीटर पर सेकंड में चेंज होगा। 5 चौक 20 होता है, 18 चौक 72 होता है, तो कितना आ गया 72 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम जो चीनी का नया मूल्य है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस 20% को सॉल्व करते हैं। 20% को हमने लिख लिया, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखो यहाँ पे पहले की जो वैल्यू होगी, फिर बाद की जो वैल्यू होगी, सही है, और यहाँ पे हमारा मूल्य आता है। अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहले जो वैल्यू थी वो कितना था 5 रुपये था, फिर बाद में क्या हो गया 1 रुपये कम हो गया, यानी कि 4 बची, क्योंकि हमारा 20% कम हो रहा है ना, 20% को हमने 1/5 करते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे वस्तु कितनी है हमारे पास, तो जब हमें पता है एक इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, जो मूल्य होता है वो क्या होता है वस्तु के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इनकी वैल्यू आपस में चेंज होती है। फिर 4 वस्तु होगी 5 मूल्य होगा, मतलब 5 क्या हो जाएगा बाद वाली, यानी कि पहले क्या हो रहा है ज़्यादा पैसे में कम चीज़ खरीदता है, तो 5 रुपये में कितनी वस्तु आ रही है 4 आ रही हैं। फिर क्या हो रहा है 4 रुपये में कितनी वस्तु आ रही है 5 आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, और इनका डिफरेंस कितना है 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, यानी कि 1 रुपये में 1 यूनिट में 20 किलोग्राम अगर वो एक्स्ट्रा चीनी को खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या करो 4 का 20 बनाओ, 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसमें भी मल्टीप्लाई 20 से होगा तो ये 100 बन जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 20 से होगा ये 80 बन जाएगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 80 जो मूल्य था वो क्या 80 जो मतलब क्या है वो पहले आ रहा है, और बाद में कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेट, देखिए 20% हमारा जो वैल्यू है वो कम हो रही है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 5, यानी कि CP कितना है 5 है, और कम कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले जो वैल्यू होती है और बाद में जो वैल्यू होती है, पहले कितनी है 5 है, फिर बाद में कितनी है 4 है। फिर यहाँ पे वस्तु जब लिखी जाती है, वस्तु क्या होती है बच्चों इसकी उल्टी जाती है, क्योंकि वस्तु क्या होती है मूल्य के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है पहले 5 रुपये में 4 चीज़ें खरीद रहा है, अब 4 रुपये में 5 चीज़ें आ रही हैं। फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है ना, एक वस्तु को एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन एक वस्तु जो एक्स्ट्रा ले रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 20 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या करो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 20 चौक 80 होता है, 20 पंजे 100 होता है, और 2500 रुपये में पहले कितना सामान आ रहा है
पहले उसने 80 सामान का खरीदा, तो कितना हो रहा, 2500 को 80 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 3 जा 24 और 10 8 1 जा 8.31.5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 100 है, 100 से क्या करो 2500 को डिवाइड कर दो, 25 आ गया। तो यानी कि जो पहले वाला मूल्य है, जो पहले जो मूल्य था वो कितना था चीनी का 31, मैं नया मान ले लूँ, पहले जो मूल्य था वो 31.5 था, लेकिन अब जो नया मूल्य हो गया 25 हो गया। तो यही हमसे पूछा गया है कि नया मूल्य क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि यदि एक संख्या ये है 90 से पूर्णतः विभाजित है तो y माइनस एक्स क्या होगा। 90 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 10 से भी विभाज्य होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। 10 का हमको पता है वही संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट में 0 आएगा, और 9 का कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर लो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि लास्ट में x है विच इज़ 0। तो 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है, 13 + 7 कितना होता है, 20 होता है, 20 + 0 कितना होता है, 20 ही होता है। तो 20 + y = विच कि हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर मैं 9 3 27 होता है, तो y की जगह पे 7 रख दूँ तो क्या होगा, 27 हमारा क्या है 9 से डिवाइड होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो y की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू हो गई 0। पूछ रहा है y माइनस एक्स, y की वैल्यू 7 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक कार्य है जिसे ए बी और सी क्या करते हैं, मिलके पूरा किया गया, ठीक है। ए तथा एक क्वेश्चन को भाग रहा है, ए और बी ने मिलकर कार्य का 30% भाग पूरा किया, बी और सी ने मिलकर कार्य का 80% भाग पूरा किया। तीनों में सबसे ज़्यादा कार्य कुशल कौन है। देखो सबसे पहली बात है, कुल कार्य कितना है बच्चों, 100 हो गया, ठीक है। टोटल कार्य कितना हो गया, 100 हो गया। ए प्लस बी कितना करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 30%, 30% का मतलब कितना हो गया, 30 हो गया, 100, ठीक है। और तो सी ने कितना किया, 100। अगर हमारा टोटल काम है उसमें से 30 काम तो ए प्लस बी कर रहे हैं, 70 काम सी कर रहा है, और ये यहाँ दे रखा है बी प्लस सी ने कितना किया है, 80% किया है। 80% का मतलब कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बी ने कितना किया होगा, सी की वैल्यू 70 है, बी ने 10 किया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्य कुशल करने वाला कौन है, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। तो सी का काम 70 आ रहा है, बी का काम 10 आ रहा है, और ए का काम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 70 + 80 20, तो सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन हो गया, सी हो गया। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% जो छात्र हैं वो क्या हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 50 छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे। तो अगर 100 में से क्या है, कुल छात्र कितने होंगे, 100% होंगे, जिसमें से 75% बच्चे क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए, 25% फेल हुए, और 25% कितने के इक्वल होंगे, इतने के इक्वल हैं 50-50 के। तो फिर 1% कितने के इक्वल होगा, इसको डिवाइड कर दो, 50-50 को 25 से डिवाइड करा, 25 दूनी 50, 0 25 दूनी 50, 202 हो गया। तो हमसे कह रहा है परीक्षा में कितने परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो 202 क्या है, 1% की वैल्यू है। टोटल बच्चे कितने, 100% है, कुछ नहीं, 202 में क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 202 0 0, यानी कि ये वाला आंसर यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 252 दे रखा है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 14 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जो रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है, रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में समचतुर्भुज को। 1/2 इंटू डायगोनल का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ए क्या है, डायगोनल की लंबाई। तो देखो 1/2, ए कितना दे रखा है बच्चों हमारा, एक्स मान लो, ए को लंबाई कितनी है 14 है, और कितने क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 252 दे रखा है। तो इधर भेज दो, 252 इंटू 2 अपॉन में 14 आएगा, बराबर में क्या आएगा, एक्स आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं पेन चेंज करूँ पहले, तो देखो 2 7 जा 14, 7 3 से 21, 7 21 और 25 4 42, 7 6 से 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर आ गया। तो जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होगी, सही है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कि नीचे दिए गए पाई चार्ट 8 विभिन्न राज्यों द्वारा कॉफ़ी के उत्पादन को दर्शाता है। सभी राज्यों द्वारा कॉफ़ी का कुल उत्पादन 20,000 है। एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफ़ी
के उत्पादन को इन सभी 8 राज्यों द्वारा कॉफ़ी के कुल उत्पादन के रूप में दर्शाया गया है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ग्राफ पेस्ट है, इसको इससे इस तरीके से करते हैं। देखो तो ये कह रहा है कि J1 में क्या है, राज्य ADF और G द्वारा कॉफ़ी का कुल उत्पादन निकालना है, और J2 में क्या निकालना है, राज्य BCH द्वारा कॉफ़ी के उत्पादन का योग। उसके बाद क्या करना है, J2 माइनस J1। तो पहले हमें क्या करना है, ADFG का औसत उत्पादन निकालना है, ADFG। इसको थोड़ा छोटा कर दें पहले तो, जिससे हमें दिख सके। देखो ADFG को हम जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 है ना, औसत वैसे निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15। डी की वैल्यू कितनी है, डी कहाँ है, डी की वैल्यू 5 है। एफ की वैल्यू कितनी है, 4 है, और जी की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको यहीं जोड़ लो, 15 5 20, 20 4 24, 24 2 26, यानी कि 26/4। ये कितना आएगा, 26/4 जाएगा तो 6.5%। ये तो हमारा क्या आ गया, J1 आ गया। अब J2 निकालते हैं। J2 में क्या है, BCH द्वारा कॉफ़ी के उत्पादन का योग। B कहाँ गया, ये रहा, C ये रहा, H ये रहा, BCH J2। B कितना है, 19 है, 19 21 कितना हुआ, 29, 29 और 39, 39 और 41, 41 और 44। J2 कितना है, 44 है। हमसे क्या कह रहा है वो, J2 माइनस J1 कह रहा है ना, ये तो कह रहा है हमसे। तो J2 माइनस J1, एक मिनट पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। इसे इरेज कैसे करेंगे, ये इरेज नहीं हो रहा, बड़ी छोटी रबड़ है शायद, तो छोड़ो। 44 में से कितना गया 6.5 गया, कितना बचेगा हमारा, तो हमारा आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5 बचा, 30 में से कितना बचा 6 बचा, और 3 36.5% बचा। लेकिन ये क्या है, 36.5% कितने का, कुल उत्पादन यानी कि 20,000 का। तो 20,000 ये है हमारा 36, ये मैं कहाँ करूँ, 36.5 इंटू 20,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है मैटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक जीरो और कट गया। तो इसको जब आप सॉल्व करते तो हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो 7300 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, क्वेश्चन तो पूरा करा ही दिया है। अब देखो 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा, जो मल्टीप्लायर है। देखो आप चाहो तो 9 + 18 + 27 करके 9 से लेके 9 × 9 तक जो होता है ना 81 तक, सब सारे फैक्टर्स को जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। लेकिन इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करते हैं। n+1/2 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 9 पंजे कितना हो गया, 45 हो गया। तो जो हमारे 9 के प्रथम 9 गुणांक हैं उनका जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1240 रुपये की मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं P फॉर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1240 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, अपॉन में 100 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो फिर कितना हो गया, 2 4 8, 2 × 4, 2 × 2, तो 240 हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आता है कि 500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो हानि कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे हमने माना कि CP कितना है हमारा, X है, सही है। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा SP ज़्यादा होता है, CP कम होता है। और किस पर होता है, हमेशा CP पर होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो हमारा SP कितना है बच्चों, SP हमारा आता है, हमारा 500 है, क्योंकि 500 रुपये में बेच रहे हैं ना 500। CP कितना है हमारा, X है, और अपॉन में क्या आएगा, CP विच इज़ X मल्टीप्लाई बाई 100। एक तो हमारा ये आ गया। दूसरा हमारा लॉस वाला जो केस बनता है उसमें क्या होता है, जब CP बड़ा होता है SP छोटा होता है तो लॉस होता है, और हमेशा बेस में हमारा CP रहता है। ये आप लोग याद रखना, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा 400 रुपये में बेच रहे हैं दोबारा पे, तो X माइनस 400 अपॉन में क्या आएगा, X मल्टीप्लाई बाई 100।
अब हमारा क्या होगा, इन दोनों को क्या करना है, आपस में इक्वल है। तो फिर देखिए ये आपस में बराबर है, मैं बराबर रखूँ कैसे, देखो आप जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर करोगे तो देखो हमारा x से x कट जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा, 500 माइनस एक्स बचेगा, 500 माइनस एक्स बराबर क्या बचेगा हमारा बच्चों, बराबर बचेगा x माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 900 हो जाएगा, 900 बराबर 2x आएगा, तो जो x आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 450, यानी कि जो CP आ गया हमारा वो कितना आ गया 450 आ गया। सही है, CP कितना आ गया 450 आ गया। SP कितना दे रखा है 350 दे रखा है, तो हानि कितने की हो रही है 100 रुपये का डिफरेंस आता है ना, तो 100 रुपये का डिफरेंस कितने पे हो रहा है, होता हमेशा CP पर है, विच इज़ 450 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.22%। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मेरी थोड़ी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए मैं और अच्छे से आपको समझा नहीं पाती। देखिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनका गुणनफल 810 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। मान लिया योग बच्चों x है, तो ये क्या हो गया 2x रेशियो 3x रेशियो 5x। इन तीनों का जो गुणनफल है वो क्या है 2x इंटू 3x इंटू 5x कितना है 810 है, यानी कि x की पावर 3 कितना हो गया 810 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, पहले काटो, 5 एकम 5 30 31 हो गया, 5 6 30, 5 दूनी 10, फिर 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x³ बराबर 27 आ रहा है हमारा, विच इज़ वेरी वेल नोन कि x बराबर कितना होगा फिर 3 होगा। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो संख्याओं का योग क्या होगा 2x 3x 5x का 2 इंटू 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना होगा 15 होगा, 15 9 24 होता है, 24 8 32 होता है, कुछ गलत कर रही हूँ फिर मैं, 2 3 6 होता है बच्चों। हाँ तो 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, बस ख़त्म ही होने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन, फिर इतनी समस्या नहीं बचेगी। 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं भी 2 क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो। 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है, तो 11वें वृक्ष से 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी क्या है। तो मान लिया हमने दूरी क्या हो गई दूरी हमारी बच्चों यहाँ पे x मान लो। ठीक है, तो जब पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है उसको 30 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी 6 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस ले लो, एक 7 में से 1 गया 6 बचा, और दूरी कितनी होगी 6x होगी, यानी कि पहले वृक्ष से लेकर 7वें वृक्ष तक की दूरी कितनी है 6x से। हमें स्पीड कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और हमें दे रखा है स्पीड कितना है 54 है, तो फिर हम यहाँ पे 54 लिख लें सीधे, स्पीड हमारा 54 है। ठीक है, और टाइम हमारा कितना दे रखा है 30 सेकंड लगा है। अरे सॉरी 54 को पहले हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, 54 को मीटर में चेंज करो बच्चों, 5/18 करो, 18 3 54 15 आ गया। ठीक है, 15 इंटू 30, 30 क्या है हमारा सेकंड है, बराबर में कितना होगा 6x होगा, 6x होगा, 6 5 तो 30 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 75 आ गई। तो जो हमारी दूरी है वो कितनी आ गई 75 आ गई। तो अब हमें कहाँ से निकालनी है 11वें वृक्ष से लेके 46 वृक्ष के मध्य की दूरी क्या होगी। देखो इसको हम इस तरीके से निकालोगे, 46 माइनस 11 कर लो, कितना होगा 35 होगा। इस 35 में 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर 26-25 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की परिधि पर एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है। इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, जो कितने के इक्वल है 1848 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर r² बराबर कितना हो जाएगा 1848, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, तो हमारा 7 ऊपर पहुंच जाएगा 22 नीचे रहेगा, ये कट गया 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 74, 11 6 जा 66, 11 8 जा 88, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 7 4 जा
28 कैरी लगा 2, 7 8 जा 56, 58। एक काम करो, इसको ना ऐसे लिखो, 84 को खोल लो। 84 क्या होता है, 12, 7 जा 84 होता है, 12 इंटू सेवन ये हो गया, तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 के साथ में 4 बाहर आएगा, 4 का 2 14, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 14√3। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14√3 आ गई। अब हमें क्या क्या कह रहा है कि परिधि पर एक घन में रखी जा सकने वाली लंबी क्षण के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो आपका घन होगा, जब वो परिधि, वृत्त की परिधि घन में रखी जा सकने वाली लंबी क्षण के बराबर, तो वृत्त की परिधि है, जब वो घन में रखी जाएगी तो क्या होगा, वो एक डायगोनल के फॉर्म में आएगी। इसलिए अब हमारा क्या होगा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, डायगोनल की फॉर्म में आएगी, जिसको कैसे निकालते हैं, √3a के थ्रू निकालते हैं। तो 2πr में क्या करोगे, अब r की वैल्यू जो हमारी 14√3 आई है, इसको रखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे जगह नहीं बची है मेरे इस पर, इसलिए मैं आगे कर नहीं रही हूँ। देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 1/3, यानी संख्या हमारी x हो गई, जिसका 1/3 का 1/5 क्या है, 8 है, तो क्या निकाल लो, x बराबर कितना हो गया, 5 3 15, 18 5 कितना होता है, 120 होता है, 120। फिर वो कह रहा है कि तो संख्या का 1/5 मान क्या होगा, तो इसी 120 का 1/5 कितना होगा, 5 2 नहीं 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यूनिट डिजिट से। देखो देखिए, जब भी हमें इकाई स्थान निकालना होता है ऐसी फॉर्मेट में, तो क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उतनी बार मल्टीप्लाई करती हूँ, लास्ट की संख्या लिखती हूँ ओनली, पूरा पावर नहीं बेलती। तो 7 की पावर क्या आएगा, 4 2 8 और 1 18 हो गया, तो 4 4 से 16 कितना बचा, 2 बचा, 7 की पावर 2 हो गया, यहाँ 5, ये 4 6 24 होता है, 25 में से फिर 1 बचा, इंटू 3, 4 2 8 होता है, 4 4 16 होता है। तो जब हमारा पूरा जो घात होती है 4 से डिवाइड हो जाती है, तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पे 0 की जगह 4 लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 की पावर 4 लिखा। अब देखो इसकी लास्ट वाली जो इकाई संख्या है सिर्फ उसको लिखो, 7 का इसका कितना होगा, 49, 49 का 9 लिख दिया, 5 एकम 5, 3 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, 81 का 1 लोगे, 81 का 1 इंटू 5 इंटू 9, 9 5 से 45, यानी कि जो इकाई का स्थान होगा वो कौन सा अंक होगा, 5 होगा। तो ये हमारा मैथ्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे देखिए, शी हैव एवरी डे बीन अफेक्शनेट फॉर ऑल हर रिलेटिव। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन करा हुआ है आपके लिए वर्ड्स, उसको इम्प्रूव करना है। अगर वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर गलत है तो आपको सही करना है। देखो शी के साथ में बच्चों क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, हैव ना आके हमारा हैज़ आएगा, और एवरी डे नहीं आएगा, फिर ऑलवेज आएगा। शी हैज़ ऑलवेज बीन अफेक्शनेट टू ऑल हर रिलेटिव्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बचता है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड लाइक सिनोनियम्स। तो स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त होना एक तरीके का। तो लैविश का मतलब क्या होता है, खर्चीला। डिप्लोरेबल मतलब क्या होता है, बहुत बुरा टाइप में होना। प्रोडिगल मतलब क्या होता है, खर्चीला टाइप में होता है। लेकिन ऑस्ट्रियल मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है इस सख्ती के जो सेंस होता है, स्ट्रिक्टनेस, उसी के सेंस में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे हमें रीअरेंज करना है। इसके लिए पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। देखो, बट टू रीड नथिंग बट बुक्स ऑफ फिक्शन इज लाइक ईटिंग नथिंग बट केक। देयर आर मैनी नॉवल बुक्स on history, biography, philosophy, etc. For this we can choose according to our taste, as we need plain food for the body, so we must have serious reading. तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, बट टू रीड नथिंग, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ फिक्शन की हो गई, इस लाइक पसंद है। जैसे हमें खाने में अगर कुछ खाने की इच्छा ना हो लेकिन केक खाना फिर भी पसंद होता है, वैसे ही पढ़ने का मन नहीं है लेकिन फिर भी फिक्शन बुक पढ़ना पसंद है। फिर आता है एस बी नीड प्लेन फूड, जैसे हमें हमारी बॉडी के लिए प्लेन फूड चाहिए होता है, सादा खाना चाहिए होता है। सो वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग, वैसे ही हमें क्या होना चाहिए, रीडिंग के लिए भी सीरियस होना चाहिए। फॉर दिस वी कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, इसको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। देयर आर मैनी नॉवल बुक्स ऑन हिस्ट्री, बायोग्राफी, फिलोसफी, ईटीसी। जिसको जिस तरीके की बुक पसंद है वो उस तरीके की बुक चुनें। तो यहाँ पे PSRQ हमारा सही सीक्वेंस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा
चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखो एडजॉर्न मतलब क्या होता है, स्थगित करना, यानी कि किसी चीज़ को डिले करना है, सही है। तो इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, हमारा मध्यवर्ती, दो चीज़ों के बीच में लिंक कराना। नलीफाई मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम अमान्य ठहरा दें कि ये चीज़ सही नहीं, इलीगल है। दिस काइंड मतलब क्या होता है, रद्द करना एक तरीके से। लेकिन मस्टर मतलब क्या होता है, हमारा मुआयना करना, इंस्पेक्शन करना। तो एडजॉर्न का जो अपोजिट मीनिंग क्या होगा, स्थगित का क्या होगा कि जो एग्जामिनर था वो आपका आने को था, एक मिनट, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए एडजॉर्न मतलब क्या है, स्थगित करना, लेकिन मस्टर मतलब क्या है, किसी चीज़ को जांच परख करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु स्टडी फैमिलीज, जो फैमिलीज की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजिस्ट। एंथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो आर्टिस्ट वर्क होता है उसको कलेक्ट करते हैं। कॉन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो शैल होता है ना, शैल, SHEL, शैल की स्टडी करते हैं उसको कॉन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की, ओरिजिन की, डेवलपमेंट की, उनको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो लॉजी वर्ड जिसके भी लास्ट में लगा हो उसका मतलब हमारा स्टडी से होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेट करेक्ट द सेलेक्ट द ऑल्टरनेट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। फिर इसका मीनिंग क्या होगा, एट वन फिंगर टिप, किसी की फिंगर टिप पे काम करना, मतलब कि ईजिली अवेलेबल होना, कहते हैं एट वंस फिंगर टिप। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आ सेंटेंस, यहाँ पे हमें फिल करना है, क्या आएगा, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेफ्ट द स्कूल। तो देखिए मेजोरिटी वाली बात हो गई, तो ऑफ आ रहा है, ऑफ क्या होता है, पोजीशन होता है। तो इसके बाद वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हैव आया है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा, यहाँ पे एक स्पेलिंग को सिलेक्ट करना है, किसकी, मिमेसिस की। तो देखो मिमेसिस की जो राइट स्पेलिंग होती है MIMESIS होता है, इसका मतलब होता है अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना एक तरीके से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें ईडियम फ्रेज दे रखा है, उसका मतलब बताना है, टू गिव द गन। इसका मतलब क्या होता है, टू एसिलेट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना अच्छे से, तेज गति के साथ में। फिर हमारा क्या आता है, इसको भी रीअरेंज करना है। देखो ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर ऑन विच वी लिव्ड, जापानीज एयर रेड्स एंड देयर वर सेवरल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड, न्यू दिल्ली इन द एंटीसिपेशन ऑफ। देखो ट्रेंचेस क्या किए गए, खोद दिए गए, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इन द एंटीसिपेशन ऑफ जापानीज एयर रेड्स एंड देयर वर सेवरल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड ऑन विच। आजकल जगह जगह क्या होता है, गड्ढे खुदे मिलती है ना, उससे संबंधित दे रखा है। तो यहाँ पे SQRP इसका सही सीक्वेंस बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी फिर स्पेलिंग से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो हमारे स्पेलिंग से ही हो गए। अनपजेस मतलब क्या होता है, अधिकारहीन, जिसके पास कोई राइट ना हो। हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बड़ा पजेसिव हो रहा है क्योंकि उस चीज़ पे उसका राइट है, तो इसका उल्टा हो गया अनपजेसिव, मतलब अधिकारहीन हो जाना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे भी हमको बढ़ना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। डॉग मूव डैश टूवर्ड इज मास्टर। डॉग क्या हुआ, तेजी से अपने मास्टर, जब जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसका मास्टर आता है, मतलब कि जो उसका मालिक है, तो बहुत तेज़ी से मूव करता है ना, उनको हक करता है जाके। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा ब्रिस्कली, इसका मतलब होता है तेज़ी से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, एरर फाइंड करनी है, एक मिनट। स्लीप इज indispensable for maintaining immunological function which is the key to prevent and recover from infectious disease। देखिए स्लीप क्या है, स्लीप सिंगल है तो सही है, इज आ गया। इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन विच इज द की, बेटा बच्चों ये पूरा सेंटेंस हमारा सही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन किया गया है उसको सही करना है। देखो हाँ, देयर विल बी एब्डिकेट द किंग। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना, यानी कि सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी क्या है, विल बी के साथ में हमारी ING फॉर्म आती है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दे रखा है इसलिए। तो विल बी क्या होता है, विल बी ING फॉर्म आती है, सॉरी एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव नहीं एक्टिव है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दे रखा है इसलिए उसमें विल भी थर्ड फॉर्म नहीं होती, थर्ड फॉर्म होती तो पैसिव वॉइस होता। तो यहाँ पे क्या है, ये एब्डिकेटिंग हो जाएगा। फिर
नेक्स्ट देखो ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया। अगर मैं इसको पढ़ने बैठती हूँ तो कोई मतलब बचता नहीं है, क्योंकि 15 एक मिनट, क्योंकि अगर मैं ऊपर का पढ़ूंगी नीचे का फिर भी भूल जाएंगे, तो मैं हल्का हल्का दे देती हूँ। ये कोई एक तरीके का एटमॉस्फेयर क्लाउड सबको लेकर बनाया गया है, जो पढ़ लेते हैं फिर भी। वाइल ग्रीन हाउस गैसेज आर वार्मिंग अर्थ सरफेस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं, सरफेस को गर्म करती हैं। दे आर आल्सो कॉज रैपिड कूलिंग फॉर एवर अस एट द एज ऑफ स्पेस। इन फैक्ट द अपर एटमॉस्फेयर अबाउट 90 किलोमीटर अबव अंटार्कटिका कूलिंग एट द रेट 10 टाइम्स फास्टर देन द एवरेज वार्मिंग एट द प्लानिट सरफेस। की अपर एटमॉस्फेयर जो है लगभग 90 किलोमीटर ऊपर अंटार्कटिका क्या हो रहा है, 10 गुना तेज़ी से क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, जबकि प्लांट सरफेस के जो औसत है उसके अकॉर्डिंग गर्म होने के। आवर न्यू रिसर्च हैज़ प्रिसाइजली मेजर दिस कूलिंग रेट एंड रिवील एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। अ न्यू 4 ईयर टेम्परेचर साइकिल इन द पोलर एटमॉस्फेयर की एक नई क्या है, 4 साल में जो टेम्परेचर साइकिल है मेजर की गई है। द रिजल्ट बेस्ड ऑन द 24 ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस मेजरमेंट बाई ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका वर पब्लिश्ड इन 2 पेपर्स दिस मंथ। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है अंटार्कटिका में। द फाइंडिंग शो अर्थ अपर एटमॉस्फेयर इन अ रीजन जिसे हम मेजोफेयर कहते हैं इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू राइजिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन। दिस प्रोवाइड अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू हाउ वेल गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इमिशन आर वर्किंग। की सरकार क्या करती है, हाइड्रोजन वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे कि कम से कम धुआं वगैरह आसमान में जाए। सिंस द 1990 साइंटिस्ट एट ऑस्ट्रेलिया Davis Research Station have taken more than 6 lakh measurement of the temperature in the upper atmosphere above Antarctica. We have done this using sensitive optical instrument called spectrometers. These instrument analysis the infrared glow radiating from जिसको हम कहते हैं hydroxyl molecules which exist in a thin layer about 87 किलोमीटर सरफेस को। एक तरीके का जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो अपना रिसर्च किया है, अंटार्कटिका वगैरह हो गया, आपकी ओजोन लेयर हो गई, मेसोस्फीयर हो गया, इन सब की यहाँ पे बातें करी गई हैं। दिस एयर ग्लो अलाउ अस टू मेजर द टेम्परेचर इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चों मैं अब पढ़ना छोड़ती हूँ, सीधे क्वेश्चन पे जाती हूँ। आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, PDF भेज दूँगी। देखिए द नॉटिकुलेंट क्लाउड्स, वैसे भी ये आपके लिए हर जो है अलग ही मिलेगा, बट आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पैसेज देते हैं। पैसेज थोड़ा लेंदी ही होता है फिलहाल। द नॉक्टिलेंट क्लाउड्स आर बिकम ब्राइटर एंड मोर इस बाई डिस्प्लेड इन द, कहाँ पे देखो नॉटिकुलेंट कहते हैं रात्रि जल, रात में जो बादल होते हैं ना उसकी बात हो रही है। वो क्या होते हैं, बिकम ब्राइटर होते हैं और ज़्यादा फैलते हैं कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारे पैराग्राफ में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा बच्चों आ रहा है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल टैगलाइन फॉर द गिवन पैसेज को। कार्बन एमिशन आर चिलिंग द एटमॉस्फेयर, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर को चिल कर रहा है। इवन 90 किलोमीटर अबव अंटार्कटिका एट द एज ऑफ द स्पेस, ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ थिक लेयर मोर देन 87 नहीं थे 90 समथिंग था, तो ये वाला क्या हमारा सही हो जाएगा। विच व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रैपिड, मतलब क्या होता है, तेज़ी से होता है। उसका उल्टा क्या होगा, टार्डी, जिसका मतलब क्या होता है, स्लोली स्लोली किसी काम को करना। फिर हमारा क्या है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन क्या होता है, जटिल, उसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या होगी, जो मिक्स है, आपने अगर 4-5 चीज़ों को मिक्स कर दिया तो वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है, इसलिए। फिर हमारा बच्चों हिंदी आता है। दिए गए शब्दों में हमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए तो अमावस्या को हम कैसे लिखते हैं, अमावस्या, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को बताते हैं। गले का हार क्या होता है, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। फिर हमारा कल्पित क्या होता है, अकल्पित या फिर यथार्थ भी हो जाता है। कल्पित मतलब इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब क्या होता है, रियल से होता है, रियलिस्टिक यानी कि यथार्थ, जो चीज़ वास्तव में होती है। फिर हमारा सरल वाक्य बताना है,
सिंपल सी लाइन होगी, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिटता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे इसलिए आ गया, ये हमारा मिश्रित में पहुँच गया। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति क्या होता है? सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। ये वाला हमारा सही हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं, वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। ये भी मिश्रित में आ गया। जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिटता है तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त होता है, संयुक्त में आ गया। फिर यहाँ पे तत्सम तद्भव की बात हो रही है। देखो कंठ नहीं होता, गलत है। चतवार चार होता है, चतवार मीन्स चार। ऊर्ण और नहीं होता, ये दस्त और। देखिए हम ईंधन पर भी निर्भर हैं। ईंधन वह चीज़ है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ईंधन है जो कि सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है और ये हमारे पास सीमित मात्रा में है। सही बात है। ईंधन आज के समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पेट्रोलियम, द्रव एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। ये ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ईंधन को अनेक गुणों, उनके उत्पादन के तरीके के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कुछ ईंधन रासायनिक ईंधन के तहत आते हैं तो कुछ को परमाणु ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कुछ ठोस होते हैं, कुछ तरल होते हैं, कुछ गैसीय होते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के आधार पर भी अलग अलग माना जाता है। इन सब के अलावा भी एक और आधार है जिस पर इन्हें विभाजित किया गया है और वह ये कि ये नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय ईंधन है। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति काम करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव एम कुट्टी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। कुट्टी ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम उत्पादों के महत्व और ईंधन की बचत पर जोर दिया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी शिक्षा बोर्डों से 1.48 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। वाहनों के उचित उपयोग से ईंधन का संरक्षण किया जा सकता है। ईंधन की बचत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईंधन का उत्पादन। तो ये तो हमारा बच्चों बात हो रही है नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर ईंधन के बारे में। तो किसके द्वारा इस अभियान को शुरुआत की गई थी? एम कुट्टी। सही है, एम कुट्टी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ईंधन के मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। अरे तो क्वेश्चन ही हिल गया, एक मिनट। पेट्रोलियम, द्रव और कोयला। स्टार्टिंग की तीसरी चौथी लाइन में दे रखा है बच्चों ये। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ईंधन से किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है। फिर हमारा होता है इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 1.48 करोड़ से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? ईंधन असीमित मात्रा में उपलब्धता नहीं भैया, रासायनिक ईंधन की तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। रासायनिक या कृत्रिम की ईंधन का उत्पादन नहीं कि हमें क्या करना चाहिए? ईंधन का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि इसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सालों साल की, अरबों साल की मेहनत होती है तब जाके ईंधन तैयार होते हैं। तो इसको कंजर्व करो, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के भी कंप्लीट हो गए। तो बच्चों हमारा सेक्शन ए तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हमारे 100 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में कराऊंगी, जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वगैरह के क्वेश्चन होंगे सेकेंड वाले बी सेक्शन में। तो आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाते रहें। अदरवाइज़ हमारी जल्दी आपको CDP की जो क्लासेस हैं हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी होली के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी हमारे लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तब तक के लिए बाय। देखिए यहाँ पे क्या करना है, दिए गए वाक्य का पक्ष याद करना है। तो रेलगाड़ी चली गई, ये क्या है? पूर्ण पक्ष हो गया हमारा, पूरी बात हो गई तरीके की, पूरा सेंटेंस है। फिर दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो वही जो, तो वही जो क्या है? हमारा सर्वनाम हो गया। वही को इंग्लिश में ही बोलते हैं जो, तो ये हमारा राइट हो गया। निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह के तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं? इस वाले साइन को। आप लोग जब भी कोई हेडिंग डालते हैं उसके बाद में यूज़ करते हैं ये वाला साइन। फिर हो गया दी गई युग्म का, शब्द युग्म का सही कौन सा पेयर है? आरसी अरसी। तो वैसे ही बेस संबंधी क्या? आईना, छिपाना, पर्दा, या फिर आईना, छिपाना या फिर पर्दा बेस संबंधी। तो देखिए आरसी क्या होती है? बेस संबंधी, और आईना ये वाला हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही शब्द युग्म हो जाएगा। फिर हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो
परिमाण क्या है, 4 मीटर है ना, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे क्या है, दो बातें आ रही हैं, तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का कारक क्या है, ए रमेश यहाँ आओ, तो ये रमेश क्या है, संबोधन की बात हो रही है ना, तो यही क्या होगा संबोधन कारक बनेगा। सबसे लास्ट वाला हमारा क्या होता है, संबोधन ही होता है। अब दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। लक्त, लघु, यामा, त्रियामा, अवदेश। तो रक्त क्या होता है, लघु को कहते हैं खून। फिर निम्नलिखित में से 4 विकल्प में मुहावरे बताने हैं। पाँव में बेड़ी पड़ना क्या होता है, किसी के पैर में अगर आप बेड़ी डाल रहे हो तो मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, तो नियंत्रण में होना। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें और, एंड, एवं ये सारे शब्द बीच में जुड़े होते हैं कहीं कनेक्ट करने के लिए। उसने बोला और वह चला गया, तो यही क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, फिर गद्यांश आ गया बच्चों, छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं। खैर,